हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डेरिवेशंस कवर करा दिए, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लेना। आज की वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप 1 3 मार्कर तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इस वीडियो में से। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो ये सिलेबस है, एक बार गो थ्रू कर लेना इससे, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने आपको यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस तक करा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ भी पढ़ा दिया है। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करेंगे, किरचॉफ्स रूल्स पढ़ेंगे एंड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये मैंने हर बोर्ड पेपर में देखा हुआ है, फिजिक्स के एक क्वेश्चन तो मोबिलिटी पे आता ही है। या तो डेफिनेशन पूछ लेगा या एमसीक्यू में पूछ लेगा या फॉर्मूला यूनिट कुछ भी, ठीक है। मोबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हमेशा पेपर में मिलेगा। तो बेसिकली मोबिलिटी होती क्या है, देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कैरियर्स, सबसे पहले तो समझते हैं कि चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए मेटल्स में, है ना। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हो गए। तो ये चार्ज कैरियर्स होते हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं अपने साथ में। तो मोबिलिटी क्या होती है बेसिकली कि चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी आसानी से मूव कर रहे हैं, उसको मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, वीडी अपॉन ई। सो म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। यहाँ पे वीडी क्या है, अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये मोबिलिटी होता है, ये इसकी यूनिट्स लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो क्या है, मेजर ऑफ हाउ इजीली चार्ज कैरियर मूव। चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन या होल्स कैसे कितने इजीली मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको मोबिलिटी कहते हैं। हायर मोबिलिटी फास्टर ड्रिफ्ट फॉर सेम फील्ड। जितनी ज्यादा, अगर मान लो कि दो चार्ज कैरियर्स हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखा, तो जिसकी जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसकी उतनी मोबिलिटी होगी। या फिर उल्टा कह सकते हैं कि जिसकी जितनी मोबिलिटी होगी वो उतनी तेजी से ट्रैवल करेगा, उसकी उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो आई थिंक हम मोबिलिटी के लिए क्लियर है कि मोबिलिटी क्या होता है ना। ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने इजिली और कितने फास्ट चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब ना रिलेशन निकालना है हमें रिलैक्सेशन टाइम के साथ। तो अभी तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, बट आप अप्रोच सोचो कि कैसे करोगे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि रिलैक्सेशन टाइम और मोबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो क्या अप्रोच रहेगी आपकी। देखो, सबसे पहले रिलैक्सेशन टाइम का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, वी डी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। ये रिलेशन होता है, ये मैंने अपने पार्ट 1 में डेराइव भी करा रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। एंड अभी मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला देखा है हमने, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, और यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल ई, ठीक है। ई से ई कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ई टाउ बाय एम। तो ये रिलेशनशिप है मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम का। आई थिंक वी आर वेरी क्लियर। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। इस पे जनरली न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बट इस पे ये रिलेशन ही पूछ लेता है, प्रोपोर्शनैलिटी पूछ लेता है, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। समरी टेबल टाइप्स है, इसमें सबके सिंबल लिखे हुए हैं, उनका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो रेजिस्टिविटी रो होती है, कंडक्टिविटी सिग्मा होती है, करंट डेंसिटी जे होती है, मोबिलिटी म्यू होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी होती है, ठीक है। ये डी इसके यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे करके है ये डी। इसका फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये अपनी फॉर्मूला नोटबुक में प्लीज नोट कर लेना। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला दे रखा है, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन एरिया, ठीक है। एंड ये वाला जो होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसको ओम्स लॉ कहते हैं, वेक्टर फॉर्म का ओम्स लॉ, है ना। एंड म्यू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका टाउ के साथ क्या होता है, ई टाउ बाय एम, जो अभी हमने डेराइव किया। देन वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये म्यू ही होता है, एंड ई टाउ बाय एम।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। आपसे कोई भी फॉर्मूला किसी के साथ, किसी का भी बहुत सारी टर्म्स है ना, तो किसी का रिलेशन किसी के साथ भी पूछ लेगा, तो प्लीज इन्हें नोट कर लेना अच्छे से। ऑलराइट, ये इनकी यूनिट्स लिखी हुई है यहाँ पे, इसको भी नोट कर लेना। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ाया था। उसमें क्या था कि हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा सकते हैं, पैरेलल में लगा सकते हैं। तो सिमिलर केस हम सेल्स के साथ भी कर सकते हैं कि सेल्स को भी दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, या तो उन्हें सीरीज में लगा सकते हैं या पैरेलल में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल को सीरीज में कैसे लगाते हैं। आपको सेल तो पता ही है ना कि क्या होता है, ऐसा होता है सेल, है ना। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। ये जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होता है, छोटे वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है। समझ गए। अब इसमें हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेट करते हैं कि सेल के अंदर एक खुद का रेजिस्टेंस भी होता है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी पढ़ाया था, उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। होता वो भी रेजिस्टेंस ही है, बट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस वी यूज स्मॉल आर फॉर इंटरनल वन। तो अब क्या कर रहे हैं हम, दो सेल्स को कैसे कंबाइन कर रहे हैं, ऐसे करके सीरीज में। ये दो सेल्स हैं, इसकी ईएमएफ E1 है एंड इसकी ईएमएफ E2 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ R1 एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ R2। यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स लग सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि एक सिर्फ दो के लिए ही है, 3 4 5 कितने भी 100 सेल्स को लगाओगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या है देखो, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट पूछता है आपसे कि अगर इसको एक इक्विवेलेंट उससे डिनोट करना हो तो E इक्विवेलेंट आएगा इसका कुछ एंड इसका कुछ R इक्विवेलेंट आएगा। तो वो क्या होगा, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है आपको, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। तो E1 प्लस E2, ठीक है, एंड R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। अगर n नंबर है तो यहाँ पे R1 R2 R3 अप टू Rn आ जाएगा, यहाँ E1 E2 E3 अप टू En आ जाएगा। समझ गए। तो आपसे यही पूछेगा, या तो E इक्विवेलेंट पूछेगा या फिर R इक्विवेलेंट पूछेगा। अब पैरेलल का केस देखते हैं। तो अब पैरेलल में भी हम यही करेंगे कि दो सेल लेट करते हैं जिनकी ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 एंड दूसरे की ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ऐसे करके E1 एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ R1। इंटरनल रेजिस्टेंस को ना अंदर बना देते हैं, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल क्यों रिस्क लेना। R1 और ये क्या हो जाएगा R2, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं A एंड B। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो तीन फॉर्मूलाज होते हैं, क्या नोट करना है। सबसे पहला फॉर्मूला है E इक्विवेलेंट का एंड R इक्विवेलेंट का। सो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आता है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन E1 प्लस E2, ठीक है। E1 R1 नहीं है यहाँ पे, E1 R2 है, E2 R1 है अपॉन E1 प्लस E2। R इक्विवेलेंट का क्या आता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये है, ये तो दो के लिए हो गया, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ सेल्स को हम पैरेलल में लगा दें तो E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे। देखो, और दो फॉर्मूलाज बनते हैं, क्या, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर ऑफ सेल्स लगा देंगे हम यहाँ पे। सिमिलरली 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर द सेल्स इन पैरेलल एंड ये क्या है, सेल्स इन सीरीज, ठीक है। अब इस पे बेस न्यूमेरिकल आएगा तो आप आई एम श्योर अटेम्प्ट कर लोगे। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर बहुत देर तक ऑन रखेंगे तो वो थोड़ा गर्म हो जाता है ना। क्यों गर्म होता है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी यही होता है कि जब एक रेजिस्टर में से बहुत देर तक करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। इसी को ही हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। इसकी पहले डेफिनेशन लिख देती हूं मैं कि द प्रोडक्शन ऑफ
the production of heat when current passes through a resistor for a certain period of time, कुछ टाइम पीरियड तक करंट पास करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आई एम श्योर ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, जिसको हम H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H यहाँ पे हमारी हीट होती है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, I क्या है, करंट पास कर रहा है उसके अंदर, ठीक है, आई स्क्वायर करेंगे, एंड आर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू एंड टाइम टी, कितने टाइम के लिए करंट पास कर रहा है, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है जूल्स। डन। तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि किस रेट से एक ईएमएफ काम कर रही है ना, उसी को ही हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय a source of EMF, a source of EMF E is called electric power। इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज हैं। पावर की यूनिट होती है वॉट। SI यूनिट, ठीक है। तो ये पावर है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं बट इनको फॉर्मूला एंड यूनिट पूछ सकते हैं आपसे। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है बेटा, कि कितना काम किया है उस ईएमएफ ई ने एक करंट को मेंटेन करने के लिए एक रेजिस्टर में से, मतलब एक रेजिस्टर है या एक सर्किट है, उसमें से करंट पास हो रहा है, तो कितना काम करा होगा ईएमएफ ने उस करंट को मेंटेन करने के लिए उस सर्किट में। तो यही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी एसआई यूनिट होती है जूल्स। यार ये बहुत छोटी बेसिक टर्म्स हैं, ये आपने पढ़ी हुई है, इसलिए मैं बहुत तेजी से निकाल रही हूँ इसे, ठीक है। अगला टॉपिक आएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब है किरचॉफ्स लॉज। बेटा ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप 3 मार्कर का क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। आप कोई भी फिजिक्स का पेपर उठा के देख लो, 3 नंबर का क्वेश्चन, एक सर्किट दिया होगा जिसमें आपका केसीएल केवीएल लग रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये लॉज होते क्या है एंड कैसे हम सर्किट्स में इंप्लीमेंट करते हैं। देखो, किरचॉफ ने 2 लॉज या फिर रूल्स, कुछ भी कह लो, ये दिए, ठीक है। फर्स्ट को हम करंट केसीएल कहते हैं एंड सेकंड को हम केवीएल कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, एंड सेकंड होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो केवीएल और केसीएल होते क्या हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया होगा तो ये लॉज के थ्रू हम उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल लॉज हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जहां पे फेल हो जाते हैं वहां पे केसीएल केवीएल काम आता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। ये बोलता है सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। मतलब एक पॉइंट है, जैसे ये मानो यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे वायर्स हैं बहुत सारी और यहाँ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ 5 रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पे ना करंट किसी वायर से बाहर जा रहा है एंड किसी वायर के अंदर आ रहा है। मतलब इस ए पॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शंस हैं वो वैरी कर रही हैं। यहाँ से मान लो ये इनकमिंग करंट है I1, है ना, ए के अंदर जा रहा है तो इसको इसलिए इनकमिंग बोलेंगे। यहाँ से अगर ये I2 बाहर आ रहा है तो इसको आउटगोइंग बोलते हैं। जो अंदर आ रहा है उसको इनकमिंग एंड जो बाहर जा रहा है उस पॉइंट से उसको आउटगोइंग बोलेंगे, ठीक है।
यहाँ पे इसको भी आउटगोइंग कह देते हैं I3, ये इनकमिंग है I4 एंड I5 भी क्या है, इनकमिंग। तो फर्स्ट केसीएल क्या कहता है, फर्स्ट लॉ केसीएल क्या कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट्स। मतलब जो भी करंट अंदर जा रहे हैं उनको प्लस करो, इज इक्वल टू में किसको रखो, सम ऑफ आउटगोइंग करंट, जो करंट बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, इनकमिंग करेंट्स क्या है I1 और इनकमिंग और कौन सा है I4 एंड इनकमिंग क्या है I5। तो ये तीन का सम किसके इक्वल होगा, सम ऑफ आउटगोइंग। आउटगोइंग में क्या है I2 एंड I3, तो ये हो गए I2 प्लस I3। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट केसीएल फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। जनरली हम डायरेक्शन क्या लेते हैं, करंट एंटरिंग जंक्शन इज पॉजिटिव, मतलब जो करंट अंदर जा रहा होता है ना उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, एंड जो करंट बाहर जा रहा है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। ये डायरेक्शंस बुक टू बुक वैरी करती है, टीचर टू टीचर वैरी करता है। आपका मेन पॉइंट है आंसर लाना। अगर आपके बोर्ड के पेपर में ये आ गया है तो आप किसी भी तरीके से करोगे, वो सही तरीका होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका आंसर सही आया है तो आपने चाहे इनकमिंग को नेगेटिव लिया या आउटगोइंग को नेगेटिव लिया है, इट विल नॉट मैटर। एक ही जो है आपको ये साइन कन्वेंशन यूज करनी है थ्रू आउट द क्वेश्चन। अगर आपने बीच में बदल दिया तो गलत हो जाएगा, बट कई बुक्स में कुछ और साइन कन्वेंशन होती है, कई बुक्स में कुछ और होती है। तो एंड टीचर्स भी अलग अलग, टीचर्स अपनी अलग अलग साइन कन्वेंशन, देखो जिसको जैसे इजी लगता है, जिसने जैसे पढ़ा है वो वैसे ही पढ़ाएगा आपको, है ना। तो फिर ये मुझे लगता है जो साइन कन्वेंशन मेरे अकॉर्डिंग इजी है, जिससे मैंने पढ़ा है, जैसे मुझसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं तो मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगी। तो पहला तो इसमें तो इतना यूज नहीं करना है ये, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब ये कैसे होता है, इसका बेसिस क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। अब इसका एल्जेब्रिक सम मतलब देखो, अगर इसको इधर लेके जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में जीरो आ जाएगा। तो या तो ये स्टेटमेंट लिख दो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स इज जीरो, या फिर द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग अ जंक्शन इक्वल्स द सम ऑफ करेंट्स लीविंग द जंक्शन। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछता है कि ये कौन से कंजर्वेशन रूल पे काम करता है ये वाला लॉ। तो सबसे जो फर्स्ट लॉ होता है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। ठीक है, आपको बस इतना रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केवीएल। केवीएल होता है हमारा सेकंड लॉ, इसको हम लूप रूल भी कहते हैं। अब केवीएल क्या कहता है, केवीएल कहता है कि आपको एक सर्किट दिया होगा, उस सर्किट में जो वोल्टेज होती है उसका एल्जेब्रिक सम कितना होता है, जीरो। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट इज जीरो। तो ये मैथमेटिकल टर्म है, ये समीशन का साइन होता है, V इज इक्वल टू जीरो। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं सर्किट में, साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, ये मैं अभी आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ, न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ सब। और इसका जो बेसिस होता है वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट वाले का क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड इसका क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो प्लीज बहुत अच्छे से समझना कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। सबसे पहले ना हम रेजिस्टेंस लेते हैं, ये एक रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है R1 या R मान लो, ठीक है। सेम दूसरा इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे, इसमें करंट के फ्लो करने की दो डायरेक्शंस है। सबसे पहली डायरेक्शन कौन सी है करंट के फ्लो करने की, ऐसे, या तो करंट सर्किट में ऐसे फ्लो कर सकता है, या फिर करंट सर्किट में ऐसे फ्लो कर सकता है। समझ गए, या तो इस तरफ जाएगा करंट सर्किट में, या फिर इस तरफ जाएगा करंट सर्किट में, समझे, है ना। तो आपको एक सर्किट दिया होगा, उसमें भी करंट की दो ही डायरेक्शंस होंगी, या तो वो ऐसे जा रहा होगा या वो ऐसे जा रहा होगा, सेम रेजिस्टर में से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगाने हैं। तो मैं जनरली, मतलब मेरा साइन कन्वेंशन जो है मैं आपको वही बता रही हूँ। जो ये होता है ना, इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको एक रेजिस्टर दिया हुआ है तो उस रेजिस्टर का लेफ्ट वाला एंड को पॉजिटिव लो हमेशा, और राइट वाले को नेगेटिव लो। चाहे करंट कहीं से भी आ रहा है, दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न। करंट चाहे कहीं से भी आ रहा है, आप रेजिस्टर के लेफ्ट वाले को पॉजिटिव लो एंड राइट वाले को नेगेटिव लो, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे एंड ये नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब हमें लिखना क्या होता है, हमें एक सर्किट में पोटेंशियल लिखना होता है। तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, दोनों में V इज इक्वल टू आई आर ही लगेगा, बट फर्क सिर्फ साइन का होगा, एक में प्लस साइन आएगा एंड एक में माइनस साइन आएगा। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो करंट इधर है ना, अब हम भी इधर ही मूव कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं हम भी, हमारी डायरेक्शन भी ऐसे ही है, हमें भी ऐसे ही मूव करना है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड आते ही सबसे पहले कौन सा साइन टकरा है करंट को, पॉजिटिव वाला साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आई आर। डन। अब यहाँ पे देखो, इस केस में हम तो ऐसे ही मूव कर रहे हैं, हमने अपनी डायरेक्शन फिक्स कर रखी है, अभी लूप आएगा तो उसमें आपको बताऊंगी कि डायरेक्शन को फिक्स कैसे करते हैं। तो हमने अपनी डायरेक्शन फिक्स कर रखी है, ऐसे ही हम ऐसे मूव कर रहे हैं, बट करंट उधर से आ रहा है। अब करंट जब उधर से आ रहा है तो उसको कौन सा साइन टक्कर रहा है, माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आई आर। ठीक है, तो ये दो चीजें लेनी है आपको। डन। अब एक और चीज, जैसे अगर ऐसे है ना, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन टकरा है ना, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल को क्या लिखेंगे इक्वेशन में, प्लस वी। एंड अगर उधर से आ रहे हैं तो माइनस वी लिखेंगे। यहाँ पे तो बहुत क्लियर ही है, क्योंकि दोनों टर्मिनल्स हमें पता है कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन ही हम फॉलो करेंगे। एक बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल कराती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा बहुत इजीली कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है सर्किट्स में। देखते हैं न्यूमेरिकल। ओके, तो मैं ट्राई करूंगी कि इस एग्जाम्पल से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। देखो प्लीज ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, मैं एक एक चीज जो भी बोल रही हूँ। सबसे पहले आपको एक लूप दिया होगा, इस लूप में हमें करंट निकालना है। ठीक है, इस ब्रांच से इस ब्रांच से इस ब्रांच से सारी ब्रांच से हमें करंट फाइंड करना है। तो जब भी आपको लूप दिया होगा तो आप सबसे पहले तो उसका नामकरण करोगे। स्टेप नंबर 1 यही है कि आप उसका नाम रखो, कुछ भी ABCD EF जो भी आपको पसंद है उसका नाम रखो। तो यहाँ पे A, ये B, ये C एंड ये D, तो ये लूप का नाम रख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन फिक्स करनी है अपने मूवमेंट की। मतलब आपको यहाँ पे दो लूप्स दिख रहे हैं, एक ये वाला लूप है, ये वाला लूप देखो, और एक ये वाला लूप है ना। एक लूप है ABCA एंड दूसरा लूप क्या है, ACDA। लूप का नाम हमेशा पूरा लेंगे, मतलब जैसे अगर A से स्टार्ट किया है ना तो उसको A पे ही खत्म करेंगे, ये लूप का नाम लेने का सही तरीका होता है। तो सबसे पहले ABCA एंड दूसरा लूप क्या है, ACDA। इन दोनों लूप्स में आपको मूव करना है। आपको इन दोनों लूप्स पे अपनी डायरेक्शन को फिक्स रखना होगा। कैसे डायरेक्शन को फिक्स रखना होगा, आप डिसाइड कर लो कि आपको क्लॉकवाइज चलना है या फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो मैं एक डायरेक्शन फिक्स करती हूँ ऐसे करके, कि मैं ऐसे चल रही हूँ दोनों लूप्स में। ठीक है, आप कैसे भी चल सकते हो, आप ऐसे डायरेक्शन भी ले सकते हो, इसमें दूसरे में दूसरी तरफ ले सकते हो। ठीक है, डजेंट मैटर, बट आप जिस डायरेक्शन में मूव करोगे आपको थ्रू आउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको वही डायरेक्शन पे ही क्या करना है, मतलब उसको ही फॉलो करना है। ठीक है, तो मैंने ये डायरेक्शन ली कि मैं दोनों लूप्स में ऐसे मूव कर रही हूँ क्लॉकवाइज। डन। अब सेकंड स्टेप यही था हमारा, पहला स्टेप नामकरण करना, सेकंड स्टेप करंट की अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन फिक्स करना। ठीक है, थर्ड स्टेप, एक दो सेल दिए हैं यहाँ पे आपको, एक 4 वोल्ट का एक 5 वोल्ट का, दोनों सेल में से एक सेल में से करंट निकालो। ठीक है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, तो या तो आप 4 वोल्ट में से करंट निकालो या फिर 5 वोल्ट में से करंट निकालो। ठीक है, कैसे करंट निकलेगा, देखो मैं यहाँ 4 वोल्ट वाले सेल में से करंट निकाल रही हूँ, तो ये पॉजिटिव में से आई यहां से निकल गया करंट। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था, नामकरण करना, दूसरा स्टेप क्या था, अपनी मूवमेंट की डायरेक्शन को फिक्स करना, एंड तीसरा स्टेप क्या था, करंट निकालना। दोनों सेल में से कहीं से भी निकाल सकते हो आप, यहां से भी करंट निकाल सकते थे आई। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स दी है डायरेक्शन करंट की और आपके मूवमेंट की, तब आपको चेंज नहीं करनी। इस लूप में और इसमें सर्किट में हमें कुछ भी नहीं दिया था, है ना, बिल्कुल रॉ से स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने खुद से नाम लिया इसका, खुद से डायरेक्शन फिक्स करी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे मूव किए हम, आई यहाँ तक पहुंचे। अब आगे तो इस करंट को बंटना पड़ेगा दो हिस्सों में। तो और एक चीज याद रखो,
लूप्स को सॉल्व करते वक्त जितने कम न्यूमेरिकल मतलब वेरिएबल्स आप ले सकते हो ना, उतने कम यूज करने हैं। मतलब अभी मैं चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे I1 कर देती और यहाँ पे I2 कर देती, है ना। बट जितने कम वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं उतने कम है, क्योंकि जितने वेरिएबल यूज करेंगे इक्वेशंस तो लिमिटेड ही बनेंगी, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करना। तो अब क्या करते हैं, इस करंट को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। यहाँ पे करंट गया I1, अब यहाँ पे कितना जाएगा, अगर I में से मान लो यहाँ 5 एम्पियर था तो 5 एम्पियर में से 2 एम्पियर इधर चला गया तो यहाँ पे तो 3 एम्पियर बचा, तो यहाँ पे कितना करंट आएगा, I माइनस I1। समझे? ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। प्लीज इसमें जितने कम वेरिएबल यूज करो उतना करना है। यहाँ पे I2 भी ले सकते थे आप, बट नहीं लेना है, और इक्वेशंस बढ़ जाएंगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो दोनों में से कोई भी एक लूप लो, बस अब ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया है। दोनों में से कोई भी एक लूप लो, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, उसमें इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले ऊपर वाला लूप लेते हैं या नीचे वाला लूप ले लेते हैं। तो इन इक्वेशन कैसे लिख रही हूं मैं, ये भी बहुत बहुत ध्यान से सुनना। इन लूप, नीचे वाले लूप का नाम क्या है बेटा, A B C A। अपने मूवमेंट की डायरेक्शन देख लेना कि कैसे मूव कर रहे हैं हम। तो कहीं से भी शुरू करो, इसमें 3 यहाँ पे आपका एक रेजिस्टर है, दूसरा सेल है। कहीं से भी तीनों में हमें क्या करना है, हमें वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है, एन इज इक्वल टू उसको 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो यहां से चलते हैं, ऐसे चलोगे मेरे साथ, ऐसे चले यहाँ पे। और मैंने अभी क्या बताया था कि राइट लेफ्ट वाले को पॉजिटिव, राइट वाले को नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी आपको खुद से ही करना है। ठीक है, चले ऐसे करके चले। अब यहाँ पे पॉजिटिव आया ना, है ना, तो इसका इसमें ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू IR लगाओ, तो इसका वोल्टेज कितना निकलेगा, V इज इक्वल टू IR। I कितना जा रहा है यहाँ पे, I1 जा रहा है, और इसका R कितना है 20, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 I1। समझे? ठीक है, अब आगे बढ़ो, ऐसे बढ़े आगे, बड़े यहाँ पहुंचे। यहाँ पे तो फिर से I ही जा रहा है ना। अब जाते ही पॉजिटिव टकरा, है ना, तो पॉजिटिव टकरा तो क्या हो जाएगा, प्लस 60I। क्लियर है? ठीक है, अब चलो आगे चलो। ये तो पता ही है इसका, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, तो आगे चले। यहाँ पे क्या मिला अपने को, माइनस साइन, तो माइनस लगा दो। अब क्या यहाँ 4I लिखोगे, नहीं, ये तो सेल ही है ना, ये तो सेल ही है, इसका तो वोल्टी दिया हुआ है अपने को 4, तो ये वोल्टी तो लिख देते हैं हम। तो यहाँ 4I मत लिख देना, एक पड़ेगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आई थिंक वी आर वेरी क्लियर, है ना। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख लेना। चलो अब हम लेते हैं दूसरा लूप, इन लूप ऊपर वाला ACDA। ठीक है, इस लूप में क्या है, अब चलो मेरे साथ। अब यहां से स्टार्ट करो, A से चले। यहाँ पे क्या टकरा, पॉजिटिव ये नेगेटिव। प्लीज कोई इसको 5I माइनस I1 मत लिख देना, ये ऑलरेडी सेल है, इसकी वोल्टेज दी हुई है अपने को, तो यहाँ 5 ही आएगा बस यहाँ पे। और चलते ही साथ पहला कौन सा टर्मिनल था, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 5। ठीक है, आगे चल रहे हैं साथ में। यहाँ पे भी ये सेम ही करंट है, I माइनस I1, तो चल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पॉजिटिव टकरा, है ना, तो और हमारी डायरेक्शन में है, तो प्लस 200 I माइनस I1। डन है, आगे चलें। अब नीचे मत चले जाना, लूप में चलना है हमें, तो यहाँ पे चलेंगे अब ऐसे करके। अब देखो अभी तक हमें पॉजिटिव ही मिल रहे थे सारे के सारे। अब देखो मुझे आना तो ऐसे है, बट करंट ऐसे आ रहा है ना, और जब मैं आ रही हूँ तो मुझे नेगेटिव साइन पहले मिल रहा है ना। तो यहाँ पे अब ऐसा मत करना प्लीज कि दूसरे इस लूप के लिए अलग कन्वेंशन यूज करना है, दूसरे के लिए अलग, कि पहले जब हम इस लूप की बात कर रहे थे तो यहाँ प्लस माइनस लगा दिया, आप जब ऊपर वाले कहते हो इसमें प्लस माइनस, ऐसा नहीं करना है। एक साइन कन्वेंशन ही थ्रू आउट द न्यूमेरिकल आपको फॉलो करना है। ठीक है,
तो जब नीचे आए ऐसे करके यहाँ पे, तो ये माइनस साइन आ रहा है पहले, तो -20। अब यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1। देख रहे हो यहाँ पे +20 I1 था, पर यहाँ -20 I1 है, तो बात सेम ही है, बट नेगेटिव पॉजिटिव साइन का फर्क है, इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। बस ये सबसे मुश्किल वाला काम था, आपने कर लिया बहुत इजीली। आई होप आपको समझ आया हो। अब आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है और आपका करंट आ जाएगा। अब इन दो इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लो फटाफट से, ये तो कर ही लोगे आप, इतनी मैथ्स तो आती है कि नहीं आती? ठीक है, मेरा काम था आपको इक्वेशंस तक पहुंचाना। अब इक्वेशन आप खुद से सॉल्व कर लेना। दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। एंड मुझे आंसर जरूर बताना है इसका। और ऐसे न्यूमेरिकल्स और भी कराऊंगी मैं, अभी तो लेक्चर थ्योरी वाली क्लास है, बट ऐसे न्यूमेरिकल्स और भी करा देती हूँ। ऑलराइट, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको क्लियर होगा ये। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट होती है जिसमें हम 4 रेजिस्टर्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड उनको एक सेल से कनेक्ट करते हैं जिसका ईएमएफ ई होता है, एंड बीच में यहाँ पे क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर। तो आपको बेसिकली क्या दिया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज में? आपको 3 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दी होगी, पी, क्यू एंड एस, एंड आपको आर की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम प्रैक्टिकल लैब में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज को, ये तो दी होती है हमें, ठीक है, तो हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आर को, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उसमें से रेजिस्टेंस निकालते रहते हैं, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तब उस केस में हम कहते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। इसका मतलब ये है कि इनकी वैल्यूज तो फिक्स है, आपको कुछ भी दी होंगी, आर की वैल्यू को रेजिस्टेंस बॉक्स में से ऐसे निकालते हैं कि इधर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है, 0, तो उस हिसाब से हमें आर की वैल्यू पता चल जाती है। अब ये केस होता है, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स, 4 रेजिस्टर्स हैं कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज करे हुए हैं ये, है ना, यूज टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली। तो उसमें से जो आर होता है, आर होता है हमारा अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड जब ये रेशियो इक्वल आता है ना, मतलब P बाय Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तब ये कंडीशन क्या होती है कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड। और इस केस में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आती है, 0। इसका मतलब है कि यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज था, एंड बस इतना ही है। ये देख लो, आपके सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो गए हैं। ये ऊपर के टॉपिक्स तो मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में करा दिए थे। आज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल बताया, मोबिलिटी बढ़ाया, किरचॉफ के रूल्स बता दिए आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको बस जो किरचॉफ लॉ है, इनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। देखो मैंने तो अभी आपको एक ही कराया है क्योंकि टाइम नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल कराऊंगी। तो आपको बस एक न्यूमेरिकल से तो नहीं आएगा आपको समझ में, है ना, आपको एटलीस्ट 10 to 20 न्यूमेरिकल्स आपको इसके प्रैक्टिस करने हैं। एंड मैं भी ट्राई करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सब कुछ इंक्लूड कर दूं। तो नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आएगी जो 2025 में पूछे गए थे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है एंड समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।